हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। क्वांटम डिकोहेरेंस बड़ा हल्ला मचाया हुआ है इसने मार्केट में। निपटा देते हैं इसको, काय की टेंशन है। ये जुड़ा हुआ है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। तो चलो करते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले अपने को चाहिए फेंके जाने वाला पार्टिकल। क्या फेंके? इलेक्ट्रॉन फेंकते हैं। चलो, लेकिन इलेक्ट्रॉन को फेंकेंगे कैसे? एक इलेक्ट्रॉन गन बना लेते हैं। लो जी, इलेक्ट्रॉन फेंकने का जुगाड़ हो गया तैयार। ना, ये नहीं चलेगा, थोड़ा सा और बताना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन गन के बारे में। कोई नहीं, बता देते हैं, चिंता मत करो, आज सारे जवाब मिल जाएंगे। अब देखो, असली की इलेक्ट्रॉन गन तो बनाना यहाँ पर वीडियो में संभव नहीं है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ। इलेक्ट्रॉन निकलेगा थर्मो आयनिक एमिशन से। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी धातु के टुकड़े को गर्म किया जाए, मेरा मतलब बहुत गर्म, बहुत ज्यादा गर्म, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाएंगे, जिसे हम कहेंगे थर्मो आयनिक एमिशन। एक मिनट रुक जाओ, अगर हम इतना ज्यादा गर्म करेंगे तो मेटल तो पिघल जाना चाहिए। अब क्या करोगे? तो महाराज, इस काम के लिए हम पीरियोडिक टेबल में 74 नंबर का एटॉमिक नंबर लिए बैठे एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे। बोले तो टंगस्टन, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है, पिघलेगा ही नहीं, लाल होकर चमकने लगेगा। अब देखो, जैसे ही टंगस्टन को गर्म करेंगे वो इलेक्ट्रॉन फेंकने लगेगा, लेकिन वो तो रैंडम दिशाओं में फेंकेगा। ये तो समस्या है। अरे कोई ना, इस इलेक्ट्रॉन गन में ना एनोड और कैथोड भी लगे हुए हैं। तो ये जो आपकी एनोड है, ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराएगी, उसी दिशा में कराएगी जिसमें हम चाहते हैं। बस मोटा मोटा यही आइडिया मान लो आप। इससे ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो पूरी वीडियो इलेक्ट्रॉन गन पे ही निकल जाएगी। तो कुल मिलाकर हमने ऐसा जुगाड़ बना रखा है जो हमारी बताई हुई दिशा में इलेक्ट्रॉन को फेंक सके। यानी इलेक्ट्रॉन गन का चैप्टर निपट गया। अब आगे चलते हैं। अब ये जो हम इलेक्ट्रॉन फेंकेंगे, आखिर ये टकराएंगे किससे? तो इसके लिए चाहिए हमें डिटेक्टर स्क्रीन। चलो, तो वो भी लगा देते हैं। लेकिन आखिर ये डिटेक्टर स्क्रीन बनेगी किस मटेरियल की? गत्ता लगा दें क्या? नहीं महाराज, गत्ता नहीं लगा सकते। हमें एक हाईली फोटो सेंसिटिव मटेरियल चाहिए। वैसे डिटेक्टर यानी कि फोटोग्राफिक प्लेट बहुत सारे मटेरियल्स की बनाई जा सकती है, जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड, लेकिन अपन लोग बिल्कुल अप टू डेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। देखो, वैसे तो डिटेक्टर स्क्रीन का मटेरियल इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम कौन सा पार्टिकल फेंक रहे हैं, और हमारे केस में क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को फेंक रहे हैं, तो हम फॉस्फर नाम के सब्सटेंस का इस्तेमाल करेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन के टकराने पर लाइट एमिट करता है। और ये और कुछ नहीं है, जिंक सल्फाइड है। जिंक सल्फाइड को फॉस्फर कहा गया है। लेकिन अब आप मेरे से ये भी कह सकते हो, भैया रुक जाओ जरा, इतनी आफत मत कूटो, हमारा बिल्कुल मूड नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉन को फेंक के मारें, हम तो फोटोन फेंक के मारेंगे। तो अब ये बताओ, क्या हमारी स्क्रीन सेम मटेरियल की बनेगी, यानी कि जिंक सल्फाइड की, या अब हम किसी और मटेरियल की स्क्रीन का इस्तेमाल करने वाले हैं? जल्दी बता दो चुपचाप। हाँ जी, हो गया आपका। तो अब मेरी भी सुन लो। फोटोन के केस में तो ये काम करेगा हमारे लिए इंडियम टिन ऑक्साइड, यानी कि आपकी मोबाइल की स्क्रीन जिस मटेरियल से बनती है वो यहाँ पर काम करने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। लेकिन इंडियम टिन ऑक्साइड का ही इस्तेमाल क्यों किया और किसी चीज का क्यों नहीं? क्योंकि इंडियम टिन ऑक्साइड का जो रेस्पॉन्स रेट है वो फेम्टोसेकेंड्स में है, यानी अल्ट्रा फास्ट ऑब्जर्वेशन भी डिटेक्ट हो जाएंगी। बोले तो सर्वगुण संपन्न। चलो जी, रिश्ता पक्का हो गया है। अब निकालते हैं इलेक्ट्रॉन्स की बारात। लेकिन इंतु किंतु परंतु, हमें चाहिए एक डबल स्लिट, ताकि ये बाराती उसके अंदर से निकले। कोई टेंशन नहीं, लगा देते हैं एक डबल स्लिट। लो जी, लग के हो गया सब कुछ तैयार। अब आप मेरे से कहोगे कि जब इतना सब कुछ बता ही रहे हो तो ये भी बता दो कि आखिर डबल स्लिट किस मटेरियल की बनती है। तो देखो, ये तो आसान सा सवाल है। आप कितनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन डबल स्लिट के अंदर से निकालने वाले हैं, ये स्लिट का मटेरियल उस चीज पर निर्भर करेगा। इसकी जानकारी गूगल पे अवेलेबल है। बिल्कुल सही है, गूगली बाबा सही जवाब भी देते हैं, मतलब ज्यादातर तो सही देते हैं, कभी कभार गलत भी देते हैं। अपने हिसाब से लगा लेना। लेकिन अगर डबल स्लिट के पीछे का कोई लॉजिक बताना हो तो सिंपल सा है। ऐसा मटेरियल ढूंढ लो जिसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकले तो वो उसके साथ इंटरेक्ट ना करे, यानी कि हैंकी पैंकी हरकत ना करे। और अगर स्लिट ने निकलते हुए इलेक्ट्रॉन के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी तो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं होंगी। जो प्रॉपर्टीज लेके वो स्लिट से पहले खड़ा था, वही प्रॉपर्टीज लेके वो स्लिट के बाद भी निकलेगा। यही तो चाहिए अपने को। चलो आगे चलते हैं। अब हमने जैसे ही स्लिट के अंदर से इलेक्ट्रॉन फेंक दिए तो स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न बन गया। लेकिन कैसे बना, ये पता करने के लिए हमने एक डिटेक्टर लगाया। अब आप मेरे से ये भी पूछोगे, सारी चीजों को बता रहे हो तो ये भी बताओ कि आखिर ये डिटेक्टर काम कैसे करता है। ठीक है, कौन सी बड़ी बात है। मान लेते हैं, ध्यान से सुनना, मान लेते हैं कि ये डिटेक्टर लाइट एमिट करके ये डिटेक्ट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी स्लिट से निकला। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस डिटेक्टर ने एक फोटोन फेंका, वो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करा, मतलब बातचीत करके आया। और इलेक्ट्रॉन, भाई क्या हाल चाल है, और घर परिवार में सब बढ़िया, किधर से आए हो? इस वाली स्लिट से कि उस वाली स्लिट से? लेकिन इलेक्ट्रॉन को ये लगा, अरे यार मैंने तो अपना सारा पोल पट्टी खोल दिया, तो मुझे अपनी प्रॉपर्टीज बदलनी पड़ेंगी, अब नहीं तो मेरी पोजीशन पता लग जाएगी। ठीक है, तो अब मैं वेव की तरह बिहेव नहीं करूंगा, अब मैं पार्टिकल की तरह बिहेव करूंगा। और हमारे लिए इंटरफेरेंस पैटर्न खत्म हो गया, मतलब स्क्रीन पे कोई इंटरफेरेंस पैटर्न आया ही नहीं। अब सारे साइंटिस्ट यहीं पर चक्कर खा के गिरने लगे। हाय हाय, ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब हमने ऑब्जर्वेशन करी और इलेक्ट्रॉन को ये पता लग गया कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उसने वेव वाली प्रॉपर्टीज छोड़कर पार्टिकल वाली प्रॉपर्टीज अपना ली। ये कैसे हो सकता है? और अब आपके दिमाग में जो चीज चल रही है वो
वो मैं पहले से ही जानता हूँ। तो इससे पहले कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे गरियाने लगो, मैं खुद ही बता देता हूँ। आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि महाराज आजकल साइंटिस्ट कम्युनिटी में कौन सा माल फूका जा रहा है, उन्होंने इतनी छोटी चीज कैसे मिस कर दी कि जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो जाहिर सी बात है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी दे देगा, थोड़ा सा मोमेंटम भी ट्रांसफर कर देगा, जिससे उसकी फ्रीक्वेंसी में बदलाव आएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ फेज हो जाएंगे, कोहेरेंट नहीं रहेंगे, डीकोहेरेंस हो जाएगा। और जब डीकोहेरेंस होगा यानी कि हमने खुद ही अपने हाथों से इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज बदल दी, तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे बनाएगा? बना ही नहीं सकता, क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए वेव्स को कोहेरेंट होना पड़ेगा, और कोहेरेंस को तो हमने ही खत्म कर दिया। और अब जल्दी से लाओ हमारा नोबेल प्राइज। अपनी इस एक्सप्लेनेशन के आगे कोई भी साइंटिस्ट नहीं बोल सकता। किधर है अपना नोबेल प्राइज? जल्दी से लेके आओ, खाली पीली हल्ला में चा रखा है। हमें देखो, हम साइंटिस्ट से कम है क्या? अगर आपके दिमाग में ये सब चल रहा है, शांत हो जाओ बस, उछल कूद बंद, आगे की कहानी सुनो। आपको क्या लगता है कि आपके डिटेक्टर से फोटोन जाएगा, इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और आके बताएगा, अरे देखो मेरे को इलेक्ट्रॉन मिला वहां पर, वो रहा, मुझे उसकी पोजीशन पता लग गई? ना, चीजें ऐसे काम नहीं करती। इलेक्ट्रॉन तो फोटोन को रिफ्लेक्ट करता ही नहीं है। देखो होता क्या है, फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है, इलेक्ट्रॉन उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर नए फोटोन को निकालता है, और इस दौरान जैसे ही फोटोन एब्जॉर्ब होता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है, और जब वो फोटोन को निकाल के बाहर फेंकता है नए फोटोन को, तो वापस उसकी एनर्जी घट जाती है, और इसे स्कैटरिंग कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा फोटोन को किसी भी दिशा में फेंक देना। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो फोटोन को एब्जॉर्ब करता ही नहीं है, किसी भी रैंडम दिशा में धक्का देना और एब्जॉर्ब करना, ये तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखो बात सही है, अब आप इसे कैसे ही देख लो, चाहे तो आप ये कह लो कि वो उसे एब्जॉर्ब करता है और किसी भी रैंडम डायरेक्शन में फेंक सकता है, या फिर आप ये कह लो कि वो उसकी एनर्जी को लेकर तुरंत उसे किसी और दिशा की तरफ निकाल देता है। कान को चाहे सीधा पकड़ लो या घुमा के पकड़ लो, काम सेम ही हो रहा है। अब बिल्कुल यही बात डीकोहेरेंस नाम के पर्चे छापने वाले वैज्ञानिकों ने इंटरफेरेंस पैटर्न ना होने के पीछे कही, और डीकोहेरेंस का झंडा लेकर हल्ला काटना शुरू कर दिया। लो जी, हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ऑब्जर्वेशन से रियलिटी कैसे बदल गई, यानी कि इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस पैटर्न क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि फोटोन के टकराने पर वेव फंक्शन का कोहेरेंस खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, इसीलिए इंटरफेरेंस नहीं बन रहा। अब आप ये भी कह सकते हो कि ये कोहेरेंट क्या है, ये बहुत अजीब सा शब्द है, आसान भाषा में समझाओ। तो देखो भैया, दो एक ही दिशा में चलने वाली वेव, बिल्कुल एक दूसरे का क्लोन, एग्जैक्ट कॉपी, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, यानी कि एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट फिट होने वाली, तो ऐसी वेव्स को कोहेरेंट वेव्स कहा जाता है। अब इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए हमें ऐसी ही वेव चाहिए, और बिना वेव्स के कोहेरेंट हुए इंटरफेरेंस पैटर्न ना बनने वाला। और ये जो वेव का कोहेरेंस तबाह हुआ है, ये फोटोन के टकराने की वजह से हुआ है, यानी फोटोन आएगा, इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और उसके वेव फंक्शन को बदल देगा, और जैसे ही वेव फंक्शन बदलेगा डीकोहेरेंस हो जाएगा, यानी कि वेव कोहेरेंट नहीं रहेंगी, तो इंटरफेरेंस पैटर्न भी नहीं होगा, यानी कि वेव्स में आया हुआ डीकोहेरेंस हमारे फोटोन डिटेक्टर के द्वारा की जा रही ऑब्जर्वेशन की वजह से आया है। ये हो गई आसान भाषा में इंटरफेरेंस ना होने की एक्सप्लेनेशन डीकोहेरेंस की टर्म्स में। अब कुछ और साइंटिस्ट मैदान में आए और उन्होंने ये कहा कि देखो जी, जो सारे फोटोन हमने इलेक्ट्रॉन पर दे मारे थे, क्या उनकी सबकी एनर्जी सेम थी? मतलब कहने का ये हुआ कि अगर हर टकराने वाले फोटोन की एनर्जी अलग है, तो जाहिर सी बात है सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में भी उसी के आधार पर बदलाव आएंगे। यानी अगर ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन में ज्यादा बदलाव आएंगे, और अगर कम एनर्जी वाला फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है तो वेव फंक्शन कम बदलेगा। लेकिन क्या हो अगर हम सेम एनर्जी के फोटोन हर बार अलग अलग इलेक्ट्रॉन से टकराएं, तो ऐसी कंडीशन में वेव फंक्शन के अंदर बदलाव भी सेम होने चाहिए, और अगर वेव फंक्शन में बदलाव सेम आएंगे तो वापस इंटरफेरेंस पैटर्न मिलना चाहिए। पर ऐसा भी नहीं हुआ, यानी कि जब सेम एनर्जी के फोटोन्स फेंके गए तब भी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिला। अब इसके पीछे क्या लॉजिक होगा? यहाँ तो डीकोहेरेंस भी नहीं हो रहा, तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि डीकोहेरेंस की वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं हो रहा? चलो मान लेते हैं कि सेम एनर्जी के फोटोन से टकराने के बाद भी डीकोहेरेंस हो रहा है, मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है। अब देखो, घुमा फिरा के सारी बात एक जगह जाकर अटक जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन के साथ कोई इंटरेक्ट करेगा, यानी कि उसके हालचाल पूछेगा, तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, और अगर उसे कोई नहीं पूछेगा तो वो वेव की तरह बिहेव करेगा। आखिर डीकोहेरेंस ने भी तो यही बताया है कि फोटोन ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन के हालचाल लिए, उसने अपनी प्रॉपर्टीज बदल ली, यानी कि इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन ने नहीं बदली बल्कि फोटोन ने बदली थी। इसका तो यही मतलब निकला, यानी कि हालचाल पूछोगे तो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनेगा। मोटा मोटा तो यही मतलब निकलता है। अब वैज्ञानिकों ने सोचा, चलो इस डबल स्लिट के ना एक स्लिट में फिल्टर लगा देते हैं, बहुत ही पतला फिल्टर। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही स्लिट से निकला, जाहिर सी बात है जब वो फिल्टर से निकलेगा तो फिल्टर के अंदर मौजूद
मौजूद सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ हाय हेलो तो जरूर करेगा, और ऐसा करने पर उसकी पोजीशन पता लग जाएगी तो वो अपनी प्रॉपर्टीज बदल लेगा, यानी कि वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा और इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनाएगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये फिल्टर दोनों स्लिट पर लगा दिया जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब दोनों स्लिट से निकले तब उनके अंदर आने वाले बदलाव भी सेम होने चाहिए, यानी कि वेव्स को कोहेरेंट रहना चाहिए, उनके वेव फंक्शन में बदलाव भी सेम आने चाहिए, क्योंकि फिल्टर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। और अगर यहाँ पर अब इंटरफेरेंस पैटर्न बन जाता है, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन करने के बाद भी अगर इंटरफेरेंस पैटर्न बन जाता है, तो ये वाली बात गलत साबित हो जाएगी कि फोटोन के साथ इंटरेक्शन की वजह से पैदा होने वाली डीकोहेरेंस इंटरफेरेंस पैटर्न को खत्म करती है। ध्यान से सुन लीजिए, जब हमने इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया, फोटोन की मदद से ऑब्जर्व किया, तो उसने इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज बदल दी, यानी कि इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बना, और हमने ये कहा कि हमारे फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को मजबूर कर दिया और इसी वजह से वो आउट ऑफ फेज हो गया। ठीक है, बात हजम कर ली। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन होने की वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बन रहा, तो जब डबल स्लिट के अंदर फिल्टर लगाकर हमने इलेक्ट्रॉन को निकाला तो इंटरेक्शन तो वहां भी हुआ, और अगर इंटरेक्शन हुआ है तो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनना चाहिए। लेकिन भाई साहब, इंटरफेरेंस पैटर्न बन गया, इंटरेक्शन के बाद भी बन गया। तो यूट्यूब वीडियो में ये जो चूरन बांटा जा रहा है कि डीकोहेरेंस की वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बन रहा, ये अधूरी जानकारी है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा काट दिया, और ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ। physics.org पर इसके ऊपर पूरा आर्टिकल है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर चले जाएं, सारी कहानी लिखी हुई है। अब देखो, साइंटिस्ट ने जब ये बात कही कि इलेक्ट्रॉन के पास कॉन्शियसनेस है, तो उनका मतलब ये नहीं था कि इलेक्ट्रॉन जिंदा है, उसके अंदर फीलिंग्स हैं। उनका मतलब ये था कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर ऐसा लग रहा है कि उसके पास कॉन्शियसनेस है। वैज्ञानिकों की भावनाएं समझो, बाल की खाल ना निकालो। उनका ऐसा कहना था कि ऐसा लग रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का व्यवहार है, ये कुछ इस तरह का है जैसे उसके पास कॉन्शियसनेस है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के पास कॉन्शियसनेस है। अब देखो, जो चीज वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको नहीं बताई वो थी ये कि जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्लिट से निकलता है तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे बना सकता है। मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए हमें दो वेव चाहिए, लेकिन हमने तो एक ही इलेक्ट्रॉन को फेंका और फिर भी हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है। जब हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं तब मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को दोनों स्लिट से निकलना पड़ेगा, और जब वो दोनों स्लिट से निकलेगा तो दो अलग अलग वेव बनेंगी। वो दोनों वेव एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगी। लेकिन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दोनों स्लिट से एक साथ कैसे निकल सकता है, ये है वो सवाल जिस पर नोबेल प्राइज रखा हुआ है, ना कि इस चीज के ऊपर कि ऑब्जर्वेशन के बाद इंटरफेरेंस गायब हो जाता है। अब देखो, मजाक मजाक में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी, तो जाने से पहले पूरी वीडियो की एक समरी हो जाए। देखो, वैज्ञानिकों को यह पता लगाना था कि जब हम इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करते हैं तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव क्यों करता है, जबकि ऑब्जर्व ना करने पर वो वेव की तरह व्यवहार करता है। तो इसके लिए उन्होंने सारा दोष मढ़ दिया उस फोटोन डिटेक्टर पर जो फोटोन को इलेक्ट्रॉन के सर पे देके मार रहा था। तो जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को बदल देगा, और जब वेव फंक्शन बदल जाएगा तो दो वेव कोहेरेंट नहीं रहेंगी, तो इंटरफेरेंस पैटर्न भी नहीं बनेगा। ये है डीकोहेरेंस। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि अगर फोटोन के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन की वजह से इंटरफेरेंस नहीं बन रहा, तो ये चीज हमेशा सही होनी चाहिए। अब इस बात को तभी माना जा सकता है जब ये हर कंडीशन में सेम रिजल्ट दे, यानी इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन तो हो लेकिन इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिले। तो अब वैज्ञानिकों ने दोनों स्लिट के अंदर फिल्टर लगा दिए। अब उनसे पास होने वाला इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन तो कर रहा था, उस फिल्टर में मौजूद सब एटॉमिक पार्टिकल के साथ कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहा था। तो कोई सेंस बनता है इस बात का कि डीकोहेरेंस ही वो इकलौती एक्सप्लेनेशन है जिसकी वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बना। क्योंकि अगर इंटरेक्शन की वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बन पा रहा था तो फिल्टर लगने के बाद भी नहीं बनना चाहिए था, लेकिन बन गया। ये है पूरी कहानी। लेकिन इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी को डिफेम करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में जो मैंने बताया है वो बातें बहुत सारी यूट्यूब वीडियो में बताई गई बातों से मेल नहीं खाती। मैं तो इस बात का बिल्कुल भी दावा नहीं करूंगा कि मैंने जो आपको जानकारी दी है बस यही परम सत्य है, बाकी सब झूठ है। विज्ञान इस तरीके से काम नहीं करता। हर आदमी की इंटरप्रिटेशन अलग हो सकती है, पर मैंने जो इंटरप्रिटेशन आपको दी है उसके पीछे क्या कारण है, उसके लिए जरूरी रिसोर्सेज मैंने साथ में अटैच कर दिए हैं। जब आप गूगल पर या यूट्यूब पर कोई चीज सर्च करते हो और आपको उसका जवाब मिलता है, अब ये बात अलग है कि वो सही है या गलत है, तो इसके लिए आप गूगल या यूट्यूब को दोष नहीं दे सकते। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस जानकारी को वेरीफाई करें कि क्या वो ऑथेंटिक सोर्स से आ रही है, क्या जो जानकारी आपको दी जा रही है वो हर जगह सेम है। तो आखिर ये चीज कैसे पहचाने कि जो जानकारी हमें मिल रही है वो सही है या गलत है? बहुत ही आसान
आसान तरीका है। आपको सही जानकारी वही दे सकता है जो उस फील्ड से जुड़ा हुआ है, जिसके पास उस चीज की एक्सपर्टीज है। उदाहरण के लिए मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूँ। अब कल को मैं अगर बायोलॉजी के ऊपर लेक्चर देने शुरू कर दूं कि ये चीज ऐसे होती है, ये चीज वैसे होती है, 4 वीडियो देखी, उनसे जानकारी इकट्ठा करी, आपस में जोड़ी और आपके सामने परोस दी, और आप उस जानकारी को सच मान लें। अब देखो, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड तो बायोलॉजी का नहीं है, तो हो सकता है वो जानकारी गलत हो, मतलब मैंने जो उसकी इंटरप्रिटेशन करी हो वो सही ना हो, और आपके पास भी गलत जानकारी चली जाएगी। इसी तरह से YouTube पर भी ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स बैठे हुए हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स बैठे हुए हैं, जिनका साइंस से, रिसर्च फील्ड से, फिजिक्स से, क्वांटम मैकेनिक्स से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही नहीं है इस चीज पर बोलने के लिए, लेकिन क्योंकि YouTube पर उनको कोई कंपटीशन नहीं दे रहा, तो मोनोपोली है। जो बोलेंगे सब सच है, कौन क्वेश्चन करेगा? जो लोग क्वेश्चन कर सकते हैं उनके पास इतना टाइम है नहीं कि वो उनकी वीडियो देखें और डिबंक करें। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप किसी की वीडियो देखें तो बी श्योर कि जिससे आप जानकारी ले रहे हैं क्या वो पर्सन उसी फील्ड से है। सिर्फ YouTube पे अपने आप को एक्सपर्ट बता देने से कोई एक्सपर्ट नहीं होता। ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ। मेरी बातों पे मत जाओ, मेरे से आप प्रूफ मांगो कि जो आप बात बोल रहे हो उसको आपने किस डॉक्यूमेंट में पढ़ा, इस बात को आप कैसे साबित कर सकते हो। अगर मैं सही जानकारी दे रहा हूँ तो मुझे प्रूफ देने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो इसी नोट के संग ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।